हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले लेक्चर 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी ये 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज बात होगी आपके रगों में बहते हुए ब्लड की, आपके हार्ट की, मीन्स दिल की। दिल से एक बात याद आई, वीडियो देखने के बाद दिल में जो भी ख्याल आए, जज्बात आए, उन्हें कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। आप अंदर मत रखा कीजिए। दिल में जो भी ख्याल हो उनको कमेंट में बता ही देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे भी जता देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज न केवल इम्पोर्टेंट है एसएससी जेईई के लिए, बल्कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, जिनके अंदर भी बायोलॉजी आती है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पिछले 2 चैप्टर और इस चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसे डिस्कस करेंगे, ताकि आपने जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसे अप्लाई कर सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, और आप कॉन्फिडेंट फील कर सके कि आपने जो सीखा है वो रियल में काम का है और उससे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, पार्ट फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आ चुका हूँ एक पीडीएफ के ऊपर। आप देख रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। पहले तो ये जान लेते हैं, चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, ये बता दो आप मुझे। देखो दोस्त, सर्कुलेशन का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो रहा हो। ह्यूमन का मतलब आदमी। आदमी की बॉडी में एक ऐसा सिस्टम जिसमें सर्कुलेशन हो रहा हो। समझ रहे हैं बात को? सर्कुलेशन मतलब, अच्छा एक बात बताइए, आपकी बॉडी में फ्लो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह तक? सिंपल सी बात है, कोई लिक्विड फ्लो होगा। तो आपकी बॉडी में क्या लिक्विड है? मतलब ब्लड। तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट जो ब्लड है, जो एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, उसके सर्कुलेशन में जो भी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स, हिस्सा ले रहे हैं, ब्लड के सर्कुलेशन में आपकी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हिस्सा ले रहे हैं, उन सभी ऑर्गन्स का एक ग्रुप या उन सभी ऑर्गन का संकलन बोल सकते हैं। हिंदी में बोलो तो संकलन, या उन सभी ऑर्गन्स का या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को अपन क्या बोलेंगे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बात समझ में? फिर से समझाता हूँ। आपकी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन में जो भी ऑर्गन्स सहायता कर रहे हैं ब्लड के सर्कुलेट होने में, या ब्लड के सर्कुलेट होने में जो भी ऑर्गन्स सहायता कर रहे हैं, उन सभी ऑर्गन्स का एक ग्रुप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगा। कौन कौन से होते हैं ये ऑर्गन्स? पहली चीज तो आप समझ लो कि ब्लड हो गया, क्योंकि ब्लड ही तो सर्कुलेट हो रहा है, तो वो भी हो गया एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा। तो मैं पहला चीज आपका इसके अंदर पढ़ेंगे अपन ब्लड के बारे में। दूसरा है आपका हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हार्ट के कारण ही आपको ब्लड जो फ्लो होता है, कोई भी चीज़ अगर एक जगह दूसरी जगह तक फ्लो हो रही है तो उसको प्रेशर चाहिए होगा। ठीक है, प्रेशर चाहिए, हेड चाहिए। तो ये जो प्रेशर आता है आपके हार्ट के पंपिंग के कारण आता है, तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरी चीज़ आपका हार्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसके बाद आपकी ब्लड वेसल्स मतलब जो आपका ब्लड है वो फ्लो कहाँ होगा? कुछ वेसल्स के अंदर होगा। वेसल्स मतलब एक नलिया बोल सकते हैं, नर्व्स बोल सकते हैं, उनके अंदर फ्लो होगा। इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका लिम्फ मतलब होता है लसिका। ये भी एक प्रकार का लिक्विड ही होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का लिक्विड होता है, परमेबल लिक्विड होता है कह सकते हैं, या आप इसको वाइट कलर का होता है। बेसिकली इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक प्रकार का लिक्विड ही समझ सकते हैं इसे। ठीक है, इसके बारे में भी अपन समझेंगे। तो ये 4 चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे ब्लड से। चलिए ठीक है, तो देखिए दोस्त, क्या है ब्लड? बताओ दोस्त, पहले आपकी रगों में जो बहता हुआ खून है वो क्या है, उसी के बारे में स्टार्ट करेंगे। देखो, ब्लड क्या है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला। कनेक्ट से समझिए, जोड़ने वाला। टिश्यू मतलब ऊतक है। कनेक्टिव का मतलब तो समझ सकते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, सभी जगह फ्लो कर रहा है, मतलब कनेक्ट कर रहा है, ये तो क्लियर है। टिश्यू का मतलब क्या है? टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, याद होगा ना फर्स्ट चैप्टर का, ग्रुप ऑफ सेल्स का। ये कह सकते हैं ना, जो ब्लड बना हुआ है कई सारे सेल्स मिलकर बना हुआ है, तभी तो उसको टिश्यू बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, सही है भाई। तो कौन कौन से इसके अंदर सेल होते हैं? पहली चीज समझिए, इसके अंदर पहला सेल होता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार के मुख्यतः सेल होते हैं, इन्हीं से मिलकर के आपका ये ब्लड बना होता है। समझ गए बात को? ठीक है, तो देखिए, इन्हीं सेल्स के समूह से मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग इसको टिश्यू बोलते हैं, या एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? ओके, तो ये तो हो गई ब्लड की एक सिंपल सी डिफिनीशन। ओके दोस्त, आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। यह एक प्रकार का मीजोडर्मल ओरिजिन है। मीजोडर्मल ओरिजिन है, क्या मतलब है इसका? मीजोडर्मल ओरिजिन है, इसका क्या मतलब है समझिएगा। देखिए, देखो दोस्त,
आप लोग जानते हो जो ह्यूमन का लाइफ साइकिल है, ह्यूमन का लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो स्टार्ट होता है जाइगोट से। ठीक है, ह्यूमन का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है जाइगोट से। जाइगोट क्या है? फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि जब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट साथ में फर्टाइल करते हैं, जो पहली चीज़ बनती है उसको बोलते हैं अपन जाइगोट। वो कुछ वीक के बाद विकसित होकर के या कुछ वीक के बाद एक ऐसी कंडीशन आती है जिसको अपन लोग बोलते हैं इम्ब्रियो। समझ रहे हैं बात को? क्या बोलते हैं अपन? इम्ब्रियो। और उसी इम्ब्रियो से, ठीक है, उसी इम्ब्रियो से आपके जो बॉडी के कई सारे पार्ट डेवलप होते हैं। ठीक है, कई सारे पार्ट या सारे पार्ट आपके उसी से डेवलप होते हैं। अच्छा, उस एम्ब्रियो की बेसिकली 3 लेयर होती है। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने एक गोलाकार एम्ब्रियो है। ठीक है, गोलाकार आपका एक एम्ब्रियो है और इसकी बेसिकली 3 लेयर्स हैं। ठीक है, इसकी बेसिकली 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। तो जो अच्छा इन्हीं 3 लेयर से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पार्ट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, मान लिए बात, चलिएगा। पहले जो ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं अपन मीजोडर्मल। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं अपन मीजोडर्म। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं अपन, सॉरी मिस हो गया थोड़ा सा, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपन एंडोडर्म। ओके, ऊपर वाला पार्ट है ना मीजोडर्म, तो बीच वाले को बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंडोडर्म। बीच वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं अपन मीजोडर्म। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाली पार्ट होती है इसको बोलते हैं अपन एक्टोडर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक्टोडर्म। आप पीडीएफ में देख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं अपन एक्टोडर्म। अब बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये सारे इन्हीं लेयर से उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ समझिएगा, पहला तो आप समझिए इंडोडर्म, जो फर्स्ट लेयर से, उससे कौन कौन से आपके ऑर्गन्स बनते हैं। तो पहला हो गया आपका स्टोमक, दूसरा आपका इंटेस्टाइन, इसके बाद है आपका लीवर। ठीक है, लीवर के बाद आपका थायराइड, थाइमस और लंग्स। ये जो सारे हैं ये आपके बनते हैं फर्स्ट लेयर से, जिसको बोलते हैं अपन एंडोडर्म। दूसरा आपका है मीजोडर्म। मीजोडर्म से आपका बनता है ब्लड, बोन्स और कार्डिक मसल्स। ब्लड, बोन्स और कार्डिक मसल, इसीलिए अपन पढ़ा ना, ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ब्लड कौन सा ओरिजिन है आपका? मीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है भाई। तीसरा आपका एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के अंदर आपकी बनती है स्किन और बॉडी की लाइनिंग्स। ठीक है, तो स्किन और बॉडी की लाइनिंग्स, ये 2 चीज़ें बनती है आपकी एक्टोडर्मल ओरिजिन से। ठीक है भाई, मान लिया। तो ऐसे करके थोड़ा सा इंट्रो हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, मेजोडर्मल ओरिजिन है। मेजोडर्मल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, ब्लड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और आपको देते हैं। ठीक है, तो देखो, जो ये आपने लेयर्स पढ़ी ना, जो आपने तीनों लेयर्स पढ़ी, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, इसी को मिला करके अपन लोग बोलते हैं, एक नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, त्रिस्तरीय परत, हिंदी में बोलो तो त्रिस्तरीय परत बोलते हैं, याद रखिएगा। ब्लड के बारे में एक चीज़ बताऊं आपको, लिक्विड सर्कुलेटरी फ्लूइड है, लिक्विड सर्कुलेटरी फ्लूइड है, जो एक जगह दूसरे बॉडी में सर्कुलेट करती रहती है। ठीक है, तरल परिसंचारी द्रव है, रेड इन कलर होती है, लाल कलर में होती है। लाल कलर जो ब्लड में आता है वो एक पिगमेंट की वजह से आता है, जिसे बोलते हैं अपन हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ओके, एक प्रकार का विस्कस फ्लूइड होता है, चिपचिपा लिक्विड होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.2 से लेकर के 7.4 तक होती है, मतलब एल्कली होता है, क्षारी होता है। क्वेश्चन में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 7.2 से लेकर 7.4 के बीच होता है, मान लीजिए 7.2 भी ऑप्शन में, 7.4 भी ऑप्शन में है, तो आप कौन सा लगाएंगे? तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका 7.4 है, तो आप इसे टिक मार करके आएंगे। ठीक है, 7.4 को लगा के आएंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, पूरी बॉडी के वेट का 7 से 8% तक, 7 से 8% तक पार्ट होता है ब्लड का, समझिएगा। पूरी बॉडी के वेट का 7 से 8% तक पार्ट होता है किसका? ब्लड का। जैसे बात करें, अगर 70 kg का कोई आदमी है, 70 kg वेट है किसी ह्यूमन का, तो उसके अंदर जो ब्लड की जो क्वांटिटी होगी वो 5 से 5.5 लीटर होनी चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। फीमेल की बात करूँ तो 4 से 4.5 लीटर ब्लड, फीमेल में थोड़ा सा ब्लड कम होता है। ठीक है, ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं अपन ब्लड की। अच्छा, अब देखो, ब्लड के कंपोनेंट की बात करते हैं। बेसिकली ब्लड में बेसिकली 2 प्रकार प्रेजेंट होते हैं। ब्लड के अंदर बेसिकली 2 प्रकार के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला है आपका प्लाज्मा और मैट्रिक्स, प्लाज्मा बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और दूसरा आपका है ब्लड कार्पिसल्स। ठीक है, ब्लड कार्पिसल्स। आपने अभी देश में जब कोरोना का क्राइसिस चल रहा है,
तो दिल्ली में जो केजरीवाल साहब हैं वो कई बार आकर के एक चीज़ बोलते हैं कि हम लोग प्लाज्मा थेरेपी पे काम कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी पे। उसकी भी थोड़ी सी आपको झलक दूंगा यहाँ पे कि एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। इसी प्लाज्मा की बात करते हैं वो बार बार, ठीक है, इसी प्लाज्मा की वो बात करते हैं बार बार, क्लियर। तो यही एक ब्लड का ही एक पार्ट होता है, ब्लड का ही एक पार्ट होता है आपका प्लाज्मा। इसे एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं अपन मैट्रिक्स, क्लियर। और दूसरा पार्ट होता है आपका ब्लड कार्पेसल्स। ब्लड कार्पेसल्स क्या होते हैं, देखो ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में बोले तो रक्त कणिकाएं। टोटल ब्लड का 45% पार्ट होते हैं आपके ब्लड कार्पेसल्स, और टोटल पार्ट का 55% पार्ट होता है आपका प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डोमिनेंट होता है, 55% पार्ट होता है। ब्लड कार्पेसल्स की बात करें तो बेसिकली 3 होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका इरिथ्रोसाइट, ठीक है, पहला क्या होता है आपका इरिथ्रोसाइट, दूसरा होता है आपका ल्यूकोसाइट, और तीसरा होता है आपका थ्रम्बोसाइट, ठीक है, याद रखिएगा, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रम्बोसाइट को एक नाम से और जानते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेसल्स, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, हिंदी में बोलो तो लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा होता है आपका ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स, हिंदी में बोलो तो श्वेत रक्त कणिकाएं। और चौथा जो तीसरा है आपका थ्रम्बोसाइट्स, थ्रम्बोसाइट को एक नाम से और जानते हैं, ठीक है, थ्रम्बोसाइट को एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं अपन प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। ओके, यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आगे चलते हैं भाई। ओके, तो आपने पढ़ लिया भाई ब्लड कार्पेसल्स के बारे में। 3 प्रकार की होती हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या थ्रम्बोसाइट्स, ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। अगर वैसे बोले तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, इरिथ्रोसाइट का क्या काम है, ल्यूकोसाइट का क्या काम है और थ्रम्बोसाइट का क्या काम है। देखिए, जो इरिथ्रोसाइट है जिसको अपन आरबीसी बोलते हैं, ये बॉडी में एम्बुलेंस की तरह कार्य करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। बेसिकली आपकी बॉडी में CO2 और O2 का जो परिवहन होता है, माने ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है, ये हर सेल तक जो ऑक्सीजन को पहुंचाता है, वो आप काम करता है आपका आरबीसी। बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन का परिवहन और CO2 का वापस परिवहन ये कौन करता है, आपका आरबीसी करता है, क्लियर बात। दूसरी बात है, आपकी बॉडी में अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हो, बाहर से आ जाते हैं, तो उनसे लड़ने का या उनसे बचाने का जो आपका काम करता है, वो आपका काम करता है ल्यूकोसाइड, या जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है ये, ठीक है। बाहर से अगर कोई भी आपका कोई भी बाहर से अगर आपकी किसी प्रकार की बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, तो जो है लड़ने वड़ने का काम करता है आपका कौन सा, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट। तीसरा आपका थ्रम्बोसाइट। देखो दोस्त, थ्रम्बोसाइट के अंदर क्या है कि ये जैसे बॉडी में खून का थक्का जमना, आप लोग जानते हो, ब्लड क्लॉटिंग, आप अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो कुछ टाइम के बाद ऑलरेडी जो ब्लड होता है वो बहना बंद हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होती है प्लेटलेट्स के कारण, जो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके कारण होती है, क्लियर। तो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि इसकी ल्यूकोसाइट की। देखो, ल्यूकोसाइट का मतलब क्या है, देखो पहले और थोड़ा समझते हैं। आरबीसी के अंदर जिसको अपन रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं या रेड ब्लड कार्पेसल्स बोलते हैं, क्या काम करता है, एम्बुलेंस का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का। ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट मतलब क्या है, व्हाइट का मतलब क्या है, व्हाइट मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई ऐसा पिगमेंट है जिस कारण उसका कलर व्हाइट है। व्हाइट का बेसिकली मतलब ये है कि उसके अंदर कोई पिगमेंट ही नहीं है। जैसे रेड है तो रेड का पिगमेंट क्यों, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, इसलिए उसका कलर रेड है, ठीक है, उसको रेड ब्लड बोल रहे हैं अपन। दूसरी चीज क्या है कि व्हाइट ब्लड के अंदर कोई पिगमेंट ही नहीं है, मतलब बेसिकली ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, किसी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए वो व्हाइट दिखता है, इसलिए अपन उसको व्हाइट बोल देते हैं, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो भाई, जो ल्यूकोसाइड है आपका, ये 2 प्रकार का होता है। ल्यूकोसाइड आपका 2 प्रकार का होता है। जनरली ल्यूकोसाइड की बात करें तो 2 प्रकार का होता है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब क्या हुआ कि जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है उसके ऊपर आपके ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है, कण, कुछ कण चिपके होंगे, उनको बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरे होते हैं अग्रेन्युलोसाइट, मतलब ग्रेन्स व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर आपके ग्रेन्स चिपके हुए नहीं होंगे। ये बेसिकली 2 प्रकार के ऐसे, इस कंडीशन में मतलब 2 प्रकार में आपको व्हाइट ब्लड सेल्स मिलेंगी, एक के ऊपर कण चिपके होंगे, दूसरे के ऊपर कण नहीं चिपके होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका जो है, ठीक है, इसके बाद नॉर्मली अपन देखें तो जो आपका ये ल्यूकोसाइड है, ये बेसिकली 5 प्रकार का होता है, ठीक है, बेसिकली 5 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, एसिनोफिल्स, ठीक है, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है, समझिएगा बात को। ये जो 3 टाइप हैं, ये टाइप है आपके ग्रेन्युलोसाइट के, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट के 3 टाइप होते हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और जो आपका अग्रेन्युलोसाइट है, इसके 2 टाइप होते हैं, आपका मोनोसाइट और
टोटल ल्यूकोसाइड की बात करें तो टोटल आपको जो ल्यूकोसाइड है वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है। टोटल आपको जो ल्यूकोसाइड है वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है। ओके ओके गाइस, तो बात हो गई ब्लड कार्पेसल्स की, ठीक है। ब्लड कार्पेसल्स के बारे में आपने समझ लिया, इसकी क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से समझ लिया। आगे भी पढ़ेंगे, अभी बस अभी जस्ट अभी क्लासीफाई कर रहे हैं उसे। अब देखिए, ब्लड के जनरली 2 टाइप आप जानते हो, प्लाज्मा और कार्पेसल्स। कार्पेसल्स के बारे में हमने पढ़ा। आगे आती है बात प्लाज्मा की। देखो, प्लाज्मा के बारे में बता दूं, ब्लड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट डोमिनेंट पार्ट बोल सकते हैं। 55% प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, 45% आपका होता है ब्लड कार्पेसल्स, ठीक है। अब यहाँ से सुनिएगा, देखो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। लिक्विड कंटेंट होता है ब्लड में, ठीक है। ब्लड के अंदर जो आपका तरल पदार्थ है वो वाला पार्ट आपका ये प्लाज्मा कहलाता है। दूसरी बात, पेल इन येलो कलर, येलो कलर का होता है, ठीक है, हल्का येलो कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो विस्कस होता है, चिपचिपा होता है। इसके अंदर ये जो मुख्यतः बना होता है 2 तरीके से बना होता है। इसके अंदर मुख्यतः 90 से लेकर 92% तक आपका वाटर होता है, ठीक है। 90 से लेकर के 92% तक वाटर, और 6 से 8% जो पार्ट है वो होता है प्रोटीन्स का। 6 से 8% पार्ट होता है प्रोटीन का। और ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर 3 मेजर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। 3 मेजर प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है आपका फाइब्रोनोजिन, दूसरा होता है आपका एल्ब्यूमिन, और तीसरा होता है आपका ग्लोब्यूलिन, ठीक है। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। ये जो 6 से 8% पार्ट है प्रोटीन का प्लाज्मा के अंदर, उनमें से मुख्यतः 3 प्रोटीन होते हैं। पहला है आपका फाइब्रोनोजिन, दूसरा है आपका एल्ब्यूमिन, और तीसरा है आपका ग्लोब्यूलिन, ठीक है। याद रखिएगा इनको। अच्छा, अब इनके क्या क्या कार्य हैं, ये क्या क्या कार्य करते हैं, ये प्रोटीन बॉडी के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो जो आपका फाइब्रोनोजिन होता है, जो आपका फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का थक्का जमने में ये सहायता करता है। पहली चीज समझिएगा, फाइब्रोनोजिन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब आप बोलेगे भैया प्लेटलेट्स के कारण होता है। देखो दोस्तों, ये जो फाइब्रोनोजिन है, प्लेटलेट्स है और विटामिन की, ये जो तीनों का एक मतलब तीनों के कारण ही ब्लड में जो ब्लड का थक्का जमता है, ये तीनों के कारण होता है, ठीक है। तो एक फाइब्रोनोजिन हो गया, दूसरा प्लेटलेट्स हो गया, और तीसरा आपका विटामिन के, ठीक है। तीनों इसके तीनों के कारण ही आपका ब्लड का थक्का जमता है या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है। दूसरी जो आपका वो है प्रोटीन है, वो है आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की बात करें तो ऑस्मेटिक बैलेंस, परासरण की क्रिया को बैलेंस करता है, ऑस्मेटिक बैलेंस बना के रखता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तीसरा आपका ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन आपका इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, प्रतिरक्षा को इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाता है या इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ये तीनों प्रोटीन्स के ये काम है आपके। अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, तो आपने इस समय एक चीज़ बहुत सुनी होगी, एक चीज़ आपने बहुत सुनी होगी न्यूज़ के अंदर, जब ये कोरोना का क्राइसिस आया है, तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में 2 मिनट समझाना चाहता हूँ क्या होती है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी बॉडी के अंदर, समझिएगा थोड़ा सा, जब भी बॉडी के अंदर कोई बाहर से जब भी बॉडी के अंदर कोई बाहर से वायरस या बैक्टीरिया आते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं आपकी इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ता है पहले, ठीक है, वो उससे लड़ता है। अच्छा, ये जो इम्यून सिस्टम है ये लड़ता कैसे है, ये जो आपका इम्यून सिस्टम है कैसे लड़ता है, तो कुल मिला के बॉडी का जो एक सिस्टम होता है ना, अगर कोई बाहर बाहर से जो आता है आपको, उसको अपन एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। बाहर से अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है आपकी बॉडी का, उस एंटीजन को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। और ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को खत्म कर देती हैं, जिससे आप कुछ टाइम के बाद रिकवर कर जाते हो। यही होता है एक्चुअली में आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब जैसे ये जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये उस बैक्टीरिया को, जैसे अगर आपकी बॉडी में कोई नया नया एंटीजन प्रवेश कर रहा है, कोई नया नया बैक्टीरिया प्रवेश कर रहा है, तो उसको पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यही केस हो रहा है इस बार कोरोना के कारण। कोरोना के केस में यही हो रहा है, क्योंकि ये नया नया वायरस है, आज तक ह्यूमन इस वायरस से इफेक्ट नहीं हुआ है, आज तक ह्यूमन इस वायरस से इफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसके एंटीजन को पहचानने में बॉडी को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसीलिए 10 से 15 दिन तक लग जाते हैं बॉडी को रिकवर करने के लिए, ठीक है। बॉडी को रिकवर करने के लिए मतलब बॉडी पहचान तो रही है, आपका इम्यून सिस्टम काम तो कर रहा है, लेकिन उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए बॉडी थोड़ा सा टाइम ले रही है फिलहाल, मतलब लास्ट बना ले रही है, ठीक है। तभी तो आप ठीक हो पा रहे हो ना, तभी तो बॉडी रिकवर कर जा रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले रही है बॉडी बनाने में। तो मतलब एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बॉडी बनाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले रही है नए नए वायरस के खिलाफ। यही होता है आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब होता क्या एक्चुअली कि जैसे आपकी बॉडी में, ठीक है, आपकी बॉडी में आप एक बार कोरोना से
अफेक्ट हो गए और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी उस एंटीजन के खिलाफ बन चुकी हैं, ठीक है, एंटीबॉडी उस एंटीजन के खिलाफ बन चुकी है, आप उस वायरस से ठीक हो चुके हो, उस एंटीजन को हरा चुके हो, आप रिकवर कर चुके हो। तो फिर भी वो एंटीबॉडीज जो उस वायरस के एंटीजन को ख़त्म कर चुकी हैं, वो एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है, कुछ अमाउंट में वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है। तो वही हो रहा है कि अगर उस प्लाज्मा को अपन निकाल के, जिसके अंदर वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, उस प्लाज्मा को निकाल के जो अभी रिकवर कर चुका है उसके अंदर वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो उसी प्लाज्मा को अगर अपन निकाल के किसी ऐसे संक्रमित के अंदर, ठीक है, जो कि जिसका इम्यून सिस्टम खराब है, जिसका कि इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, वो रिकवर नहीं कर पा रहा, उसकी बॉडी उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रही है उस एंटीजन के खिलाफ, या एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही है, तो हम लोग उस एंटीबॉडी को, उस प्लाज्मा को वहाँ से उस जो व्यक्ति आपका रिकवर हो चुका है उससे निकाल करके उस व्यक्ति के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दें, जो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रहा है, जिसकी इम्यून सिस्टम खराब है। तो क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज़ इसकी उस कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बनी हुई थी इसकी बॉडी में, वो डायरेक्टली उसकी बॉडी में चली जाएंगी और उसकी बॉडी में भी एंटीबॉडीज आ जाएंगी, ठीक है, एंटीबॉडी उसकी बॉडी में भी आ जाएंगी, और वो उस एंटीजन से लड़ने लग जाएंगी और बॉडी का जो रिकवरी रेट होगा वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, बॉडी का जो रिकवरी रेट होगा वो जल्दी हो जाएगा। बस इतना सा है ये प्लाज्मा थेरेपी। और इस पर काम सबसे पहले चाइना ने किया था, चाइना ने किया सबसे पहले काम, तो इसमें काफ़ी सुधार देखे गए, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई थी, ठीक है। इसके बाद अब सारे देश इसको ट्राई कर रहे हैं, इंडिया में भी ट्रायल चल रहा है इसका, बट ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसका ये नहीं कह सकते कि पूरा सल्यूशन है कोरोना वायरस का, क्यों? क्योंकि इससे ये नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, मतलब इससे ये है कि आपका जो रिकवरी रेट है वो जल्दी हो जाता है। जैसे आपकी बॉडी एंटीबॉडी तो बनाएगी लेकिन 10 से 15 दिन लगा रही बनाने में, लेकिन अगर आप वो एंटीबॉडीज दूसरे की प्लाज्मा से निकाल के अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर ले रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी में जो रिकवरी रेट है वो जल्दी हो जाएगी और आपकी बॉडी उस वायरस से जल्दी रिकवर कर जाएगी। बस यही थी प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा कैसे, अब देखो ये इतना भी आसान नहीं है एक्चुअली, इसके लिए आपको, ठीक है, इतना भी आसान नहीं है, तो इसके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं जो आपकी ब्लड से, क्योंकि देखो बॉडी से प्लाज्मा नहीं निकलता है, आपकी बॉडी से हम लोग क्या निकालते हैं, रक्त निकालते हैं, खून निकालते हैं, बॉडी से ब्लड निकाला, अब उस ब्लड के अंदर आपका 45% तो आपका ब्लड कार्पेसल्स है, ठीक है, ब्लड कार्पेसल्स 45%, बाकी जो 55% वो आपका क्या है, प्लाज्मा है। तो उसको अलग करने के लिए काफ़ी मशीनें चाहिए होती, काफ़ी मशक्कत की जरूरत पड़ती है, काफ़ी कॉस्टली होता है ये, ठीक है। तो अच्छा, अब आज तक ऐसा भी नहीं कि इससे काम नहीं हुआ, इससे पहले भी कई सारे जो वैक्सीन्स हैं इस तरह की हेल्प से बनाई जा चुकी हैं, ओके। तो ये एक ट्रायल चल रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ, यही होती है एक्चुअली प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है, यही प्लाज्मा थेरेपी है। बस समझ में आ गई होगी आपको बात, आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, क्या क्या इनका काम है वो चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। अब बात आती है देखो यहाँ पे कि भाई बॉडी में, ब्लड में, आपके प्लाज्मा के अंदर केवल प्रोटीन से प्रेजेंट नहीं होते, कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट में कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपका कैल्शियम की बात कर लें, सोडियम बात कर लें, मैग्नीशियम और क्लोरीन। इन्हीं मिनरल्स की वजह से में आपकी बॉडी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ना बॉडी के अंदर, अपन ने पढ़ा था कि बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, तो ये सब होती किसके कारण, ये इन्हीं आपके मिनरल्स के प्रेजेंस के कारण होती है, ठीक है। ये जो आपकी बॉडी में मिनरल्स प्रेजेंस है, इन्हीं के कारण आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है भाई, मान ली। अब बात आती है देखो अगले पॉइंट, सीरम क्या है। देखो एक बहुत कंफ्यूजन रहता है, प्लाज्मा और सीरम को लोग सेम ही समझते हैं, दोनों थोड़ा सा अंतर है दोनों में। प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हैं, रक्त का थक्का जमने वाले फैक्टर को अगर आप प्लाज्मा से निकाल देते हैं तो जो बचता है वो कहलाता है आपका सीरम, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स को आप हटा दीजिए तो जो बचता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है आपका, फाइब्रिनोजेन, उसको आप हटा दीजिए, जो बचेगा आपका क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। आगे होगी बात समझ में, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, प्लाज्मा का इतना ही है, आगे भी और आएगा उसको पढ़ेंगे। बात आती है ब्लड कार्पेसल्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के ब्लड कार्पेसल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, सॉरी, कौन कौन सी, इरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड और थ्रोम्बोसाइड, ठीक है। इरिथ्रोसाइड की बात करें, आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पेसल्स, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। नंबर में सबसे ज़्यादा होती है इन्हीं की संख्या, सर्वाधिक होती है, ठीक है। आपकी कार्पेसल्स में जो 45% पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आपका होता है क्या, इरिथ्रोसाइड या रेड ब्लड कार्पेसल्स। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर, एक जवान आदमी के अंदर 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है 1 mm³ ऑफ ब्लड के अंदर। 1 mm³ ब्लड के अंदर 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। दूसरे बात करें फीमेल के अंदर तो 4 से लेकर के 4.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है पर mm³ ऑफ ब्लड के अंदर, ओके। अच्छा, अब इनका निर्माण कहाँ होता है, ये जो आरबीसी है इनका निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन साइट क्या है, तो ये होती है रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा के अंदर, ठीक है,
लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण स्थल है। फॉर्मेशन साइट क्या है? लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो। एक चीज़ और बताएं, अगर ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, भ्रूणीय अवस्था में है, तो उस दौरान आपका जो ये रेड ब्लड सेल्स है वो कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपका लीवर में और स्प्लीन में, लीवर और स्प्लीन में, यकृत और प्लीहा के अंदर। याद रखिएगा कि अगर नॉर्मली बात करें तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। और अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात करें तो स्प्लीन और लीवर के अंदर। क्लियर पॉइंट? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पास, सब इसको याद रखिएगा। एक देखो, आरबीसी क्या है? एक प्रकार का सेल है ना। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कार्पेसल्स एक प्रकार की सेल होती है। तो हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस अब्सेंट होता है एक मेच्योर मेमेली के आरबीसी के अंदर। एक मेच्योर, ठीक है, वयस्क स्तनधारी आरबीसी में, ठीक है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। याद रखिएगा, वयस्क स्तनधारी आरबीसी के अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है भाई, यहाँ पास कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कैमल के अंदर ऐसा नहीं होता है, ऊँट के अंदर नहीं होता है, ठीक है, लामा के अंदर नहीं होता है। ये कुछ एक्सेप्शन, इनको याद रखिएगा। ये अगर मेच्योर हैं, ठीक है, मेच्योर स्तनधारी हैं, तो भी इनके अंदर आपका आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। बाकी ह्यूमंस वगैरह के इनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, बाकी सबके अंदर नहीं होता, बस दो एक्सेप्शन है आपके, कैमल और लामा। शेप की बात करें तो आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव होता है ना, बाई कॉनकेव होता है, उभयतल होता है। क्लियर? बाई कनकेव होता है। ओके, इसके बाद बात करें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। रेड कलर में होता है। रेड कलर आता है किसके कारण? ब्लड में जो रेड कलर आता है आपका, ठीक है, आरबीसी जो आपकी रेड कलर की होती है वो किसके कारण आती है? ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होती है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। हीमोग्लोबिन बॉडी में आपके प्रेजेंट होता है, इसी के कारण बॉडी का आपके जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है? रेड कलर होता है। ठीक है, हीमो का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं थोड़ा सा। हीमो का मतलब है आपका आयरन और ग्लोबिन मतलब इसका प्रोटीन। ठीक है, काम क्या क्या होते हैं इनके, थोड़े से सुनिएगा। देखो, जो आपका आरबीसी का काम है बॉडी में, वो O2 और CO2 का परिवहन, ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। O2 का पूरी जगह पर पहुंचाता है, वहाँ से CO2 को रिमूव करता है, मतलब लेके आता है। ठीक है, ऐसे होता है। हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है बॉडी के ब्लड में। ठीक है, ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हर 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन। फीमेल के अंदर ये 12 से 14 ग्राम होता है। ठीक है, 12 से 14 ग्राम, ये जो हम पढ़ रहे हैं एवरेज वैल्यू दी हुई है। फीमेल के अंदर 12 से 14 और मेल के अंदर 14 से 16 ग्राम प्रेजेंट होता है पर 100 mm ऑफ ब्लड। ठीक है, 100 mm ब्लड के अंदर। लाइफ स्पान की बात करें तो इसका जो टोटल लाइफ स्पान होता है 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 दिन तक ये जिंदा रह सकता है बॉडी के अंदर। क्लियर है? मरता कहाँ पे जाके, इसका डिस्ट्रॉयड क्या है, कहाँ पे जा करके ये मरता है? तो इसको डिस्ट्रॉयड होता है स्प्लीहा के अंदर, डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। ठीक है, प्लीहा में जाकर के आरबीसीज मरती हैं। ओके, एक वर्ड और यहाँ पास इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड किसको कहते हैं? तो स्प्लीन को बोलते हैं। याद रखिएगा, स्प्लीन को बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं क्या? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब बात करते एक यहाँ पास छोटा सा और क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हीमोसाइटोमीटर, ये क्या होता है भाई? डिवाइस होती है टू काउंट द नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के नंबर्स को काउंट करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। नाम याद रखिएगा, क्या है? हीमोसाइटोमीटर। ओके, आगे चलते हैं, ल्यूकोसाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपका हीमोग्लोबिन के बारे में, आरबीसी के बारे में इतना ही था। इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन यहाँ से, बात करेंगे अब इसके बाद ल्यूकोसाइट के बारे में। तो देखो दोस्त, ल्यूकोसाइट के बारे में, चलिए ल्यूकोसाइट को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाते हो। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, अगला पार्ट इसका जो भी आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताइए, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो एक क्वेश्चन बताइए आप। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि बॉडी में जो आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है, बॉडी में जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर है वो कौन सा होता है? कौन से प्रोटीन के कारण आपका प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स आता है? बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है? बताइए इसे कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।